हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पेपर 6 यानी हिंदी की। दोस्तों कल इसकी एक क्लास हो चुकी है। पवन श्री से क्वेश्चन दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आज ये दूसरी क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ था। जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जन्म 1889 में और स्थान काशी, जयशंकर प्रसाद जी का दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। तो दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी उपन्यास, कहानियाँ, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों इनकी रचनाएं यही कि रचनाएं बताइए। तो इन दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास मतलब किस किस उसमें क्या उपन्यास, कहानियाँ, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा निहार, रस, नीरजा, सांध गीत, यामा, दीपशिखा प्रमुख कविता संग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था टैगोर जी का जन्म। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये है गीतांजलि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो वाजपेयी की रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक रचना, संपादित रचना, संकलित रचना। भौतिक रचना, संपादित रचना, संकलित रचना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र का जन्म सन 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो दोस्तों शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। मतलब जो वर्ण होते हैं और ध्वनि, इसका क्रम निश्चित होता है दोस्तों। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद और वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। दोस्तों 4 प्रकार बताया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
जैसे असाधारण, मामूली, एक फल, विशेष। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैंने कई बार बताया दोस्तों कि कभी समानार्थी या पर्यायवाची दोनों एक हैं, लेकिन कभी कभी समानार्थी शब्द लिख के आता है तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो पर्यायवाची ही पूछ रहता है। जैसे दोस्तों आकाश का पर्यायवाची या समानार्थी गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, नभ हो जाएगा आदि। गगन, अंबर, व्योम, नभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? मतलब विलोम शब्द बताना है, या विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे दिन का रात, शाम का सुबह दोस्तों। ये जैसे अमृत का विष हो गया, स्वर्ग का नरक हो गया, सत्य का असत्य हो गया, झूठ का सच हो गया दोस्तों। ये सब दोस्तों विपरीतार्थक और विलोम शब्द हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों भाषा होती है उसको रोचक मतलब आकर्षित बोल सकते हैं, या उसमें एक अच्छा निखार लाने के लिए दोस्तों तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, ये अपने हिसाब से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें डेफिनेशन कि भाई वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो मतलब जैसे बहुत सारे शब्द बोलने के बजाय हम एक शब्द में बोल दें। भाई जो ईश्वर को नहीं मानता इतना बोलें, या हम बोल दें आस्तिक हैं ये, तो बात एक ही है ना दोस्तों, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा। आस्तिक मतलब ईश्वर को मानते हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं ये हम बोलें तो बात वही है, लेकिन कम शब्दों में और अच्छा लगने के लिए दोस्तों एक ही शब्द बोल दिया, आस्तिक है भाई। फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद निम्न प्रकार हैं दोस्तों। यहाँ पर दो भेद बताए गए हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है? मुहावरा आप जानते होंगे दोस्तों, किसी सूक्ष्म भाव को बहुत छोटे भाव या विचार दोस्तों वही बात है को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत छोटे विचार या भाव को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है। तो दोस्तों मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है, मतलब इसमें एक रोचकता आ जाती है दोस्तों। चुस्ती मतलब एक चमक, मतलब एक खिंचाव आ जाता है दोस्तों। मतलब कि अच्छा, मतलब देखने मतलब सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों मुहावरा है आवाज़ उठाना, और जो इसका अर्थ हो जाएगा विरोध करना है दोस्तों। अब इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं? भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। बात सही है दोस्तों। आवाज़ उठाना का मतलब विरोध करना, जो मुहावरा है। और जब वाक्य में प्रयोग करेंगे कि भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह मतलब जैसे कि किसी पहले के विचार से आप ग्रसित हों दोस्तों, अथवा वैमन से मुक्त, मतलब पूर्वाग्रह जो पूर्व से विचार हैं, अथवा वैमन से हट कर, मतलब उससे बाहर आकर, उससे ग्रसित नहीं होकर, जो पूर्व में आपके विचार थे, पहले के जो आपको नॉलेज था, ज्ञान था, उससे बाहर आकर, मुक्त का मतलब बाहर दोस्तों। लिखित अभिव्यक्त करना स्वतंत्र लेखन, मतलब दोस्तों एक शब्द मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि लिखित, जैसे हम अपने भाव विचार को लिखने के माध्यम से प्रस्तुत करें दोस्तों, तो यही दोस्तों स्वतंत्र लेखन, और पूर्वग्रह से मुक्त होकर दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा समाज सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं।
राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अध्यापक 5 सितंबर दोस्तों, शिक्षक दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर दोस्तों, और फिर नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा समाज सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर दोस्तों क्रिया के रूप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के रूप को बताइए। तो क्रिया के भैया 8 रूप होते हैं, बस इतना इसमें लिखना दोस्तों, उनके बारे में नहीं लिखना। क्रिया का रूप बताना 8, लेकिन अगर आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, समय के हिसाब से अपने देख लीजिएगा आप, अगर आ जाए क्वेश्चन तो। कालों का विभाजन कीजिए। तो काल मुख्य रूप से 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जानते होंगे दोस्तों, जो बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा वर्तमान काल, और आने वाला काल भविष्य काल। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, जिस वाक्य में एक उपवाक्य, वाक्य मतलब उपवाक्य, तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे एक पूरा वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, आश्रित का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर, जैसे एक शब्द है दूसरे शब्द पर निर्भर रहे, उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर, जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन, मतलब उस समय का जो चलन होता है, जो भाषा प्रयोग होती है, उस समय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके समय में दोस्तों चावल को, मतलब जैसे भात पहले कहा जाता था, अब चावल कहा जाता है, ये प्रचलन है दोस्तों, प्रचलन में है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स जो हों आपके दोस्त, उसमें शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।